कुंजपुर गांव में राधिका और शीतल नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी मां किशोरी के साथ रहती थी। उन दोनों के पिता शहर में मेहनत मजदूरी किया करते थे और साल में कभी कभार ही उनसे मिलने आया करते थे। दोनों बहनों में से शीतल दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी और वो सभी जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करती थी। वहीं राधिका दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही घमंडी और खड़ूस थी। वो किसी से सीधी मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती में लगी रहती थी। एक दिन दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जाती हैं। स्कूल में उनकी एक फ्रेंड शिखा उनसे मिलती है। राधिका उससे पूछती है, अरे शिखा, तू 2 दिन से स्कूल पढ़ने क्यों नहीं आई? कहीं घूमने गई थी क्या? अरे नहीं राधिका, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, बल्कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैं छुट्टी पर थी। अरे वाह शिखा, फिर तो तूने अपने जन्मदिन पर बहुत मजे किए होंगे ना? हाँ, मैंने बहुत मजे किए। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ा वेनिला केक लेकर आए थे जो बहुत टेस्टी था। खैर, तुमने तो इतना बड़ा केक कभी देखा ही नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आज तुम दोनों के लिए कल का बचा हुआ केक लेकर आई हूँ, लो खा लो। नहीं शिखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना केक तुम अपने पास ही रखो। अभी देखना, हमारा भी जन्मदिन आने वाला है। हम दोनों के जन्मदिन पर हमारे पापा एक नहीं 2-2 केक लाएंगे, वो भी बहुत बड़ा केक। तुमने तो हमें बुलाया नहीं ना अपने जन्मदिन पर हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। हमारे जन्मदिन पर जरूर आना। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बहनें घर पहुंचती हैं और अपनी माँ से कहती है, माँ, शिखा के पापा उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लेकर आए थे। हमारा भी जन्मदिन आने वाला है माँ, इसलिए आप पापा को फोन करके कह देना कि हम दोनों के लिए 2 बड़े-बड़े केक लेकर आए। बेटी, तुम दोनों बहनों का जन्मदिन तो एक ही दिन आता है ना, तो तुम दोनों 2 केक लेकर क्या करोगी? एक ही केक को काट लेना। नहीं माँ, मैंने शिखा को कह दिया है कि हमारे पापा भी हमारे जन्मदिन पर बहुत बड़ा 2 केक लेकर आएंगे। अब अगर मैं अपनी बात से पीछे हट गई तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। बेटी, बस दिखावे के लिए हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना। शिखा के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो लोग पैसों के बारे में इतना नहीं सोचते। उनका जो मन करता है वो खरीदते हैं, खाते पीते हैं, परंतु हमें तो सोच समझ कर चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ राधिका, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम एक ही केक काटेंगे और दूसरे केक के बचे हुए पैसों से हम अपने लिए सुंदर सी फ्रॉक खरीद लेंगे और वही फ्रॉक हम अपने बर्थडे वाले दिन पहन लेंगे। है ना अच्छा आइडिया? हाँ, अपना बकवास आइडिया तो अपने पास ही रख। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन दोनों का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन दोनों बहनें सुबह सुबह उठकर मंदिर गई और वहाँ पूजा किया। राधिका पूरे दिन अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते शाम हो गई। राधिका और शीतल के सारे फ्रेंड भी उनके घर पहुँच गए। शिखा बोलती है, क्या हुआ राधिका, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा 2-2 केक लेकर आएंगे, परंतु अब तक तो तुम्हारे पापा आ ही नहीं। शिखा की बात सुनकर राधिका गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, मम्मी, कितनी देर हो गई है, पिताजी अभी तक केक लेकर घर क्यों नहीं आए? शिखा मेरा उधर मजाक उड़ा रही है। बेटी, तेरे पिताजी का फोन आया था, उनको शहर में कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर राधिका रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते और ये सब बस केक ना लाने के बहाने हैं। मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है। शिखा उनकी बातें सुन लेती है और हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं राधिका, अब चुप हो जा। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों का कोई जन्मदिन नहीं बनने वाला है। खाम का हमारा टाइम वेस्ट किया, हम चलते हैं, चलो गाइस। इतना बोलकर शिखा हंसते हुए चली जाती है। राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर छोड़कर कहीं चली जाती है। रात बहुत हो चुकी थी, परंतु राधिका अब तक घर नहीं लौटी। बेटी शीतल, देखना रात कितनी गहरी हो गई है, परंतु राधिका अब तक घर नहीं लौटी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। शीतल राधिका को ढूंढने घर से निकल पड़ी। वो बहुत देर तक राधिका को ढूंढती है, लेकिन उसे राधिका कहीं नहीं मिली। तभी शीतल मन में सोचती है, मैंने राधिका को पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास होगी, मुझे वहां चलकर देखना चाहिए।
इतना सोचकर शीतल गांव के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर शीतल देखती है कि राधिका पेड़ के नीचे बैठी होती है। शीतल उसके पास जाकर उससे बोलती है, तुझे पता नहीं है क्या राधिका, इस पहाड़ पर रात को आना मना है। माँ घर में तेरी चिंता कर रही है, चल घर चल। मुझे नहीं जाना उस घर में जहाँ मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। बस केक ही तो मांगा था, उनसे वो भी पूरा नहीं किया गया। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है और कहती है, हा 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 हा। क्या कर रही हो तुम दोनों मेरे इस पहाड़ पर? बहुत दिनों बाद कोई इंसान इस पहाड़ पर आया है और वो भी इतनी रात को। चुड़ैल को देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं और डरते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। आप हमें कुछ मत करना, हमें अभी नहीं मरना। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगी। मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं बुरे लोगों के साथ बुरा करती हूँ और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करती हूँ। लेकिन तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बहनें चुड़ैल को सारी बात बताती हैं। ओह, ये बात है। आज तुम दोनों का जन्मदिन है। मेरे होते हुए तुम दोनों को अपने जन्मदिन पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को 2 केक चाहिए ना? रुको, मैं देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल दोनों बहनों को एक एक केक देती है। ये लो तुम दोनों अपना अपना केक। और हाँ, इन केक को मामूली केक मत समझना। इन दोनों केक की अपनी अलग अलग खासियत है। ये वेनिला वाले केक से तुम अपने पसंद की कोई सी भी चीज मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी मांगों को पूरा करेगा, जैसे खाना, कपड़े, कुछ भी। परंतु ये तुम्हें धन नहीं देगा। और ये दूसरा वाला फ्रूट केक से तुम जितने चाहे उतने धन मांग सकती हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों का त्याग करना पड़ेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर राधिका झट से बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे तो ये फ्रूट वाला केक ही चाहिए। मुझे दोबारा से उस नर्क में नहीं जाना। मैं अपने घर वालों से अलग रहूंगी और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। चुड़ैल जी, मुझे वेनिला केक चाहिए। मैं इस केक से लोगों की मदद करूंगी। मैं अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बहनें अपना अपना केक लेकर वहाँ से घर आ जाती हैं। घर पहुंचकर राधिका अपना सारा सामान बांधकर घर वालों से दूर चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाती है। उधर शीतल अपने वेनिला केक से गरीब बेसहारा लोगों के लिए खाना मांगती है और रोजाना गरीबों को खाना खिलाती है और खूब पुण्य कमाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ दिनों बाद राधिका के घर में इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया और वो लोग राधिका के घर में छापेमारी करने लगते हैं। राधिका के घर में बहुत सारा अवैध धन देखकर सरकार उसको अपनी रियासत में ले लेती है और उसके घर को भी सील कर देती हैं। राधिका के अत्यधिक जादुई केक के इस्तेमाल के चलते उसके जादुई केक का असर भी अब खत्म हो चुका था। अब राधिका बहुत गरीब हो जाती है क्योंकि उससे उसका सब कुछ छिन जाता है और उस पर केस हो जाता है। उस केस को बंद कराने के लिए राधिका को 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, परंतु अब राधिका के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो मदद के लिए अपनी बहन के घर जाती है। उसे इस हालत में देखकर शीतल पूछती है, मेरी बहन तो इस हालत में कैसे? फिर राधिका रोते हुए अपनी बहन को सारी बात बताती है। मेरी बहन, तेरी ये हालत तेरे लालच की वजह से हुई है। अगर तू जादुई केक से अपने जरूरत से ज्यादा धन नहीं मांगती तो आज ऐसा नहीं होता। पर कोई बात नहीं, चल मैं तेरी बेल कराती हूँ। शीतल अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना भर देती है और अपनी बहन पर चल रहा केस को बंद करवाती है। ये सब देखकर राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी।
मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है। लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी। मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है, अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परी परीलोक वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे।
तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुंचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं।
ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और उसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है। मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। मैं अभी भूखी रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपनी जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी, तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है? ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को।
चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी पहले आप खुद को देखिए, मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।